नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम बनारस में हैं। आज दिन की शुरुआत नाश्ते से कर रहे हैं। अभी देखिए हम लंका एरिया में आए हैं। सामने आपको जो गेट दिखाई दे रहा है ना, श्री गुरु रविदास गेट, यहाँ पर नज़दीक में ही चाची की कचौड़ी की दुकान है। वहाँ चल के कचौड़ी खाएंगे। और वैसे हम इस समय BHU के भी पास ही हैं। आइए चलते हैं। मुझे आप दो पूड़ी दीजिएगा। अच्छा सर। तो कचौड़ी ये है कि वो है? कचौड़ी दोबारा पड़ता है सर। 4 बजे चालू कर दे तो कचौड़ी? 4 बजे नहीं सर, 4 बजे हम लोग आते हैं सर। हाँ, फैंटास्टिक। देखो कचौड़ी आ गई है। ठीक है, यहाँ पर खड़े होके खाना तो मुश्किल हो जाएगा। उधर चलते हैं सामने। क्या कचौरी में क्रिस्पीनेस है? इनका कहना ये है इसमें उड़द दाल की स्टफिंग है, लेकिन वो अच्छे से दिखाई नहीं देती। लो जी, सब्जी लगाएंगे। टेक्सचर बड़ा बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग टेक्सचर है। एक बात है, सब्जी को देख के मेरे को लग रहा था मसालेदार होगी, लेकिन उतनी ज़्यादा मसालेदार नहीं है। टेस्ट बहुत अलग है। मेन बात पता क्या है इसमें? कद्दू का स्वाद और चने का स्वाद एकदम गेम चेंजर है आलू की सब्जी में, क्योंकि ये दोनों चीज़ साथ में है। बेहतरीन। और कचौड़ी के साथ आलू की सब्जी मिले और उसमें हींग ना हो, ऐसा जनरली नहीं होता। हल्का हल्का हींग का बढ़िया फ्लेवर। मानना पड़ेगा, एक बार अगर ये कचौड़ी किसी ने खा ली ना तो मन करेगा बार बार खाओ। और आमतौर पे जैसे कचौड़ी अपन सोचते हैं ना, क्या ध्यान में आता है? हार्ड सी कचौड़ी होगी। यहाँ पर कचौरी और पूड़ी जैसे बेदमी पूड़ी होती है ना, सेम स्टाइल है। ये दुकान 107 साल पुरानी है। 1915 से स्टार्ट हुई थी और ये दादी की गालियों से ही फेमस है। यहाँ लोग बस गाली सुनने आते थे, दादी का आशीर्वाद लेने। चाहे किसी का एग्ज़ाम हो गया, चाहे किसी को कोई शुभ काम करना हो, अपना दिन शुभ करना हो, तो यहाँ दादी की गाली का लोग खाते थे। उसके बाद कचौड़ी। अच्छा, वो गाली दे के बात करती थी? हाँ, गाली दे के भी बात करती थी और प्यार से भी बात करती थी। और गाली जिस दिन नहीं पड़ता था उस दिन लोग छेड़ते थे उनको, छेड़ करके गाली सुनते थे। अच्छा। चाहे कोई भी हो, चाहे अपने आप में कोई भी हो। सुने बड़ी पर्सनैलिटीज़ भी आई हैं यहाँ पर? बहुत सारे पर्सनालिटी आए हैं। दादी के टाइम, लास्ट टाइम स्मृति ईरानी खा के गई हैं यहाँ से। ऐसे तो राजनाथ सिंह आ चुके हैं, लालू प्रसाद यादव आ चुके हैं, राज बब्बर आ चुके हैं, गुलशन ग्रोवर हैं, राजेश खन्ना आ चुके हैं। हाँ, मनोज सिन्हा। जैसे हम कचौरी कहीं खाते हैं ना तो मैदे से बनी रहती है। जी सर। तो आप लोग इसमें आटा इस्तेमाल करते हैं? जी सर, ये गेहूं का आटा है, इससे स्वाद मिलेगा। मैदे में तो स्वाद रहता नहीं सर। मैदा तो आपको नुकसान करेगा, आटा नुकसान करेगा नहीं सर। मैंने भी खाया कचौड़ी। जी सर। और उसमें हींग का जो मधुर मधुर स्वाद था ना। जी सर, कचौड़ी सब्जी में यही सबका स्वाद है सर, हींग का। हींग नहीं रहेगा तो स्वाद नहीं मिलेगा सर। वैसे एक बात है। जी सर। आपकी शॉप कितनी मशहूर है, अभी से अंदाज़ा लगाओ ना। हर समय 15-20 लोग तो कभी भी खड़े हुए हैं यहाँ पे। जी सर, जी जी, ये हमारे माता जी का आशीर्वाद है। की दुकान पे चलो चलो स्टार्ट करो, चिंता ना करो। देखिए अभी इस समय हम ना 80 चौराहे में हैं। 80 घाट भी पास ही है। यहाँ पर हम बनारस की फेमस चाय पीने आए हैं। वैसे एक जगह नहीं है बनारस में जहाँ फेमस मिलती है, बड़ी सारी जगह हैं। उनमें से एक जगह पप्पू चाय, 80 साल पुरानी दुकान है। भैया के दादाजी ने ये शॉप शुरू करी थी। उस समय यहाँ पे खेत हुआ करते थे। अरे बना भी दी आपने चाय, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। सीढ़ी पे चाय तैयार हो रही है। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक यह चाय मिलती है। फिर 4-5 घंटे की ब्रेक है, फिर शाम को। चाय पीने से पहले आपको बताता हूँ, मैंने भी देखा चाय पत्ती अलग बॉईल करते हैं और दूध अलग करते हैं, और बाद में सर्व करते समय दोनों को मिक्स करते हैं, अलग से चीनी। अब आज की तारीख में ना बड़ी कम जगहें ऐसी बची हैं जहाँ पर सेपरेट टी बनाई जाती है। मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, घर में तो लोग पीते हैं। चलो, पीछे मोदी जी भी यहाँ पर आए थे, हमने न्यूज़ में देखा था इस शॉप के बारे में।
अरे भाई साहब, आपका नाम क्या है? मनोज भाई। चाय में था मैं सीरियसली, बड़ा सेटिस्फाइंग सा टेस्ट है, अच्छा लग रहा है पीकर। आमतौर पे लोग चाय में इतने ज़्यादा दूध नहीं डालते जितना ये डालते हैं। इनका मिल्क अच्छी क्वालिटी का भी है और काफ़ी ज़्यादा भी है चाय के अंदर। तो लोग बाहर बना के पीस करके नमक चाय को बना के भाई साहब दिल खुश हो गया चाय पी के, मतलब सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब क्या बोलते हैं, तृप्ति हो गई, अति उत्तम। तो ये जो नींबू चाय बना रहे हो, ये कितने समय से बना रहे हो? ये उसी समय, ये नींबू चाय हम लोग करीब 35 साल 30-35 साल ये हम लोग का शुरू किया गया। इस समय हम गोदोलिया चौराहे पर आए हैं। 5 साल पहले जब मैं बनारस आया था तब और आज में बहुत बदलाव आ गया। अब ये क्रॉसिंग को ही आप देख लो, यहीं से हमको महसूस होता है कि पहले ऐसे पिलर नहीं होते थे, इस प्रकार की लाइट्स नहीं होती थी और ये सिमेट्री देखने को नहीं मिलती थी जो आज यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब देखो, हम तो सावन के महीने में यहाँ पर आए हैं जब क्राउड वैसे ज़्यादा होता है, कम से कम 50-60% क्राउड ज़्यादा रहता है, लेकिन वैसे आप किसी और महीने में रहेंगे तो इतनी भीड़ देखने को आपको नहीं मिलेगी। 5 साल पहले यहाँ पर स्कूटर बाइक आम चला करती थी, आज की तारीख में तो यहीं पर पार्किंग में लोग अपना 2 व्हीलर खड़ी कर देते हैं। यहीं से पैदल चलते चलते हम पहुँचे दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट जब आप आएंगे ना तो आप चाहेंगे आप यहाँ पर बोटिंग करें, लेकिन इस समय गंगा जी का लेवल बढ़ा हुआ है तो बोटिंग बंद है। हमने बोटिंग नहीं करी, लेकिन घाट किनारे हमने पूजा होते हुए देखी, हमने लोगों को स्नान करते हुए देखा और ओवरऑल घाट की हमने फील ली। बट एट द सेम टाइम जो फील पानी के कम होने पे होती है वो चीज़ आज यहाँ पर मिसिंग है। दशाश्वमेध घाट से हम चले गोदोलिया चौराहा होते हुए हम पहुँच गए ठठेरी बाज़ार। ठठेरी बाज़ार की जो तंग गलियाँ हैं इनमें पैदल चलना आपको ओल्ड वर्ल्ड चार्म का एहसास दिलाता है और अच्छा लग रहा है। यहाँ पर पैदल चलकर ऐसा लग रहा है हम 100-200 साल पुराने बनारस में पहुँच गए। पहले पुराने ज़माने में जैसे थड़ी पे लोग अपनी दुकान लगाया करते थे वो भी आज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करना चाहते हैं, गोपाल मंदिर जाना चाहते हैं, पुरानी मिठाई की दुकानों में जाना चाहते हैं, सब ठठेरी बाज़ार में आपको देखने को मिलेंगी। और आपका जो ये वॉकिंग टूर है इस जगह का, ये अपने आप में एक अद्भुत एक्सपीरियंस रहेगा। जब भी आप इन गलियों से गुजरेंगे तो आप वॉल पेंटिंग्स देखेंगे, इनको देखते देखते आप अपना वॉकिंग टूर एंजॉय कर सकते हैं। देखिए, पप्पू चाय के बाद हम गोपाल मंदिर गए, वहाँ पर हमें वीडियोग्राफी की परमिशन लेनी थी तो परमिशन मिल गई है। शाम को हमको 5 बजे दोबारा जाना है। उसके बाद हम गए काशी विश्वनाथ मंदिर, वहाँ पर मैंने दर्शन करे। बड़ा अच्छा लगा मेरे को वहाँ पर जाकर, क्योंकि मैं 4.5 साल पहले जब आया था ना तब टेम्पल का स्ट्रक्चर एक अलग किस्म का था और आज भव्य स्ट्रक्चर है। वहाँ पर अंदर जाके ना ऐसा मन हुआ कि हम यहाँ पर बैठे रहें 1-2 घंटा और इस जगह को अच्छे से महसूस करें। आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग इसी साल यहाँ आ भी चुके होंगे या आपका आने का प्रोग्राम होगा। तो 2 से 2.5 घंटे हमें दर्शन करने में लगे। उसके बाद हम वहाँ से चले और अभी आ चुके हैं हम सिगरा। हाँ, सिगरा आने से पहले मैं टूरिज़्म ऑफिस भी गया था रिक्वेस्ट करने के लिए, अगर मुझे परमिशन मिल जाती है वीडियो शूट करने की तो उससे ये होगा कि ऑडियंस भी देख सके कि टेम्पल अंदर से कैसा है, क्योंकि अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो उन्होंने बोला है कि हम ट्राई करते हैं अगर हम आपको परमिशन दिला सकें, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम ही है अभी समय वाराणसी में। अभी देखो हम सिगरा आ चुके हैं। सिगरा में ना नज़दीक में पेट्रोल पंप है, यही यहाँ का लैंडमार्क है, ICICI बैंक है और वहाँ से हम 150 मीटर पैदल चल के आ गए। और ये है देखो पॉपुलर बाटी चोखा। अभी 1:15 बजे का टाइम है, चलिए अंदर चल के हम लंच करेंगे। वाह, ये देखो जी, अरे वाह सही लग रहा है। देखो मैंने ना अभी पिछले 2 मिनट में इनसे समझा है इनका ये बाटी चोखा क्यों इतना ज़्यादा फेमस हो रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो बनाने का सिस्टम है ना बड़ा ट्रेडिशनल है। अब जैसे ये बाटी पूरी तरह से उपले पे तैयार हो रही है, मतलब पक रही है, अंदर इसके सत्तू की स्टफिंग और वैसे भी जो बाटी में जो सत्तू है ना ये गेम चेंजर है, ऐसा मैंने पहले 2-4 बार देखा है। और ये चोखा है जिसमें बैंगन, आलू, टमाटर, टॉप के 3 वेजिटेबल्स हैं और बाकी बड़े सारे मसाले डाल के इसको तैयार किया जाता है।
कोई सही है ब्रदर, आओ वहाँ पे सामने खड़े होके खाएंगे। आप बाटी का टेक्सचर देखो जी, मैं बोल रहा था ना इसमें सत्तू की स्टफिंग होती है, ये स्टफिंग दिखाई दे रही है, बहुत सॉफ्ट है अंदर से तो। गदर क्या बात है, इस टेस्ट में ना सत्तू तो गेम चेंजर है, ये तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है। वाटर टेस्ट, मज़ा आ गया। क्या मसाले डाले हैं, उपले में सेकने से ना इतना स्वाद बदल गया है, क्या बताऊं। इस समय तो मैं एंजॉय कर लूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए स्वाद में जो अच्छा खासा करारापन आ रहा है ना, ये लहसुन का तो है ही है, उसके साथ साथ जो सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं ना चोखा बनाने के लिए, वो बड़ा मज़ेदार है। तो खाते समय आपको महसूस होता है आपकी टंग पे कि करारापन है। टू गुड, जस्ट टू गुड। खाने से मुझे खुद को इतना अच्छा लग रहा है ना, इससे अंदाज़ा लगा सकता हूँ मैं कि क्या कारण है कि इस समय यहाँ पे देखो इतनी भीड़ है, हाउसफुल है। मुझे थोड़ा सा चोखा और चाहिए, लेके आता हूँ, थोड़ा सा और दूँ। सच लवली मूवमेंट कह सकता हूँ कि कितना आनंद आ रहा है मेरे को। अभी ना मैं अगले 3 से 4 महीने में बिहार भी जाने वाला हूँ, और वहाँ पर मैं क्या करूँगा, जितने दिन रुकूंगा ना हर दिन एक बार तो बाटी चोखा मैं ज़रूर खाऊंगा। चाहे हो सकता है वीडियो देखने वाले को बोलेंगे यार, तो हो सकता है लोग बोले यार कितना सारा बाटी चोखा खा रहे हो, लेकिन बात ये है कि बिहार में तुमने सुना है कि आपको एक अलग अलग तरह के स्वाद मिलेंगे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना। तो ये मैं दिसंबर से पहले बिहार का टूर प्लान करने वाला हूँ। देखो ऐसा है, अपने आप में तो दाल भी स्वाद है, लेकिन अब जो स्वाद हमने बाटी चोखा का ले लिया है ना, उसके इमीडिएटली बाद मेरे को दाल में उतना मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें एक अलग किस्म का करारापन था, अलग ऑथेंटिसिटी थी। दाल जितनी लोग नॉर्मली बनाते हैं उससे काफ़ी अच्छी है। एनीवेज, बॉटम लाइन ये है कि अच्छा हो गया कि हमने फुल मील ले लिया, एक प्रॉपर लंच हो गया, और हमने इस पूरे टेस्ट को यहाँ पर एंजॉय भी कर लिया। लो ये और आ रही है, सबके लिए एक एक प्लेट है, ले लो। चलो बढ़िया। अब हम यहाँ से संकट मोचन टेम्पल जाने के लिए निकल रहे हैं। 12 से 3 टेम्पल बंद रहता है, तो जब तक हम पहुँचेंगे तब तक टेम्पल ओपन होने का टाइम हो चुका होगा। आइए जी। सिगरा से आधे घंटे का सफ़र करके हम संकट मोचन मंदिर तक पहुंच चुके हैं। बाहर ये बड़ी सी पार्किंग स्पेस है, आओ टेंपल के अंदर चलेंगे। अभी हम संकट मोचन हनुमान मंदिर के अंदर गए और मैंने हनुमान जी के साक्षात दर्शन करे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज से लगभग 500 साढ़े 500 वर्ष पहले जब यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी रहा करते थे, उन दिनों हम सब जानते हैं वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और भगवान श्री राम के तो भक्त थे ही थे। तो उन्होंने जब हनुमान जी को याद किया तो हनुमान जी ने इसी स्थान पे गोस्वामी तुलसीदास जी को साक्षात दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद यहाँ से जाते समय हनुमान जी अपना विग्रह छोड़ गए। यहाँ पर जिस मूर्ति के हमने दर्शन किए उसको किसी ने बनाया नहीं है। हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पर स्वयंभू है। इसी कारणवश जो यात्री आते हैं वो इतनी श्रद्धा भाव से आते हैं कि उनको ऐसा महसूस होता है हम हनुमान जी के साक्षात दर्शन कर रहे हैं, और इस बात की सच्चाई भी है। कुछ देर पहले जब हम यहाँ पर आए थे तो मंदिर उस समय क्लोज था, तो बहुत यात्री थे। आज वीकडे है, उसके बावजूद आप देख लीजिए दोपहर के समय कितने यात्री हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर आते हैं तो सामने प्रसाद का काउंटर है, वहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। जूते का अलग सेक्शन है, मोबाइल फ़ोन बाहर छोड़ना होता है, तो आप यहाँ पर आकर दर्शन करिए।
अप्रैल महीने में अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप संगीत समारोह भी अटेंड कर सकते हैं। उसकी डेट्स आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। इस संगीत समारोह में ऐसा कहते हैं कि एक से एक प्रसिद्ध जो म्यूजिशियंस हैं, जो गीत संगीत का काम करते हैं, और काफ़ी लोग तो बनारस के ही रहने वाले हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पर संगीत घराना कितना बड़ा है, तो वो लोग जब यहाँ के परफॉर्म करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हमें मौका मिला यहाँ पर संकट मोचन टेम्पल में आकर अपनी परफॉर्मेंस देने का, तो उनके लिए सौभाग्य की बात है। मेरा भी मानना है कि मैं अप्रैल महीने में यहाँ पर आऊँ और उस संगीत समारोह को अटेंड करूँ। राइट है। सुबह ये टेम्पल देखिए 4 बजे ओपन हो जाता है और 12 बजे तक रहता है। फिर 12 से 3 की ब्रेक रहती है, 3 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। लेकिन सैटरडे संडे को जो शाम का टाइम होता है वो 12 बजे तक होता है, मतलब रात को 12 बजे तक टेम्पल ओपन होता है। टेम्पल प्रीमिसेस में ही एक कुआं भी है, इनफैक्ट 2 कुएँ तो मैंने देखे, और साथ में यहाँ पे भगवान राम का भी मंदिर है। तो आप आएंगे तो भगवान श्री राम के भी दर्शन करेंगे। तो कुल मिला के यहाँ आना बहुत अच्छा रहा। यहाँ से नज़दीक में गोस्वामी तुलसीदास जी का वो स्थान है जहाँ पर बैठ के उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। अब हम वहाँ चल रहे हैं और उस स्थान के दर्शन करेंगे। आइए जी। हम अभी तुलसी घाट पहुँच चुके हैं। आज से 4.5 साल पहले जब मैं वाराणसी आया था ना, तो कुणाल जी से हमारी हुई थी मुलाकात। इन्होंने और सतीश जी ने हमें वाराणसी घुमाया था, तो हमने 5 एपिसोड बनाए थे, वो आपने सब देखे हैं। तो लोगों ने बड़े वो एपिसोड पसंद करे। तो इस बार आने से पहले इनसे मैंने दोबारा संपर्क किया, तो हमने बोला कि अभी दोबारा हमको जाना है, लेकिन इस बार हम एपिसोड सिर्फ 2 या 3 ही बनाएंगे। तो इन्होंने हमें हेल्प करी है ये पूरी आइटनरी प्लानिंग में। तो कुणाल भाई थोड़ा इस स्थान के बारे में बताइए। अब हम तुलसी घाट पहुंच चुके हैं, जहां पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना पूरा जीवन यहीं पे व्यतीत किया। और नीचे आप देख सकते हैं इधर घाट है, और इस मकान के ठीक पीछे ये महाराज जी का मकान है। इसके ठीक पीछे गोस्वामी तुलसीदास जी का निवास स्थान है, जहाँ पे हम इसके बाद चलेंगे। तो पहले नीचे घाट तक चलें। एक बार हाँ, नीचे हम लोग घाट तक चलते हैं। अच्छा, पानी तो काफ़ी ऊपर आ गया। वैसे एक बात है, पानी भले ऊपर आ गया है लेकिन अच्छा तो लग रहा है। अब माँ गंगा और भव्य रूप में दिख रही हैं। हाँ, देखो कितना दूर दूर तक हमें। उस पार का सारा रेत आप देखिए पूरा पानी के अंदर चला गया। सीरियसली आओ थोड़ा नीचे से देखेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो अभी देखिए पानी ना काफ़ी ऊपर आया हुआ है, तो अभी बोटिंग पूरी तरह से बंद है। तो महीने भर बाद जब ये बोटिंग स्टार्ट हो जाएगी ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब आप सारे घाट देखते देखते एक साइड से दूसरी साइड तक जाओ, तो ये भी अपने आप में वाराणसी का एक्सपीरियंस है। अपने साउथ में जो 80 घाट है, वहाँ से लेके जो आपको ब्रिज दिखेगा लेफ्ट में राजघाट का, ऑलमोस्ट 6.5 से 7 किलोमीटर का स्ट्रेच है, पूरा रिवर फ्रंट वाराणसी में। ये आप जब पानी का बाढ़ का पानी कम हो जाता है तो आप पूरा पैदल चल के जा सकते हैं। पूरा कनेक्टिविटी है यहाँ का। बताओ 7 किलोमीटर आप घाट घाट किनारे चल के पहुँच सकते हो। चलेंगे ऊपर चले। हाँ। अभी हम आपको गोस्वामी तुलसीदास जी के निवास स्थान में लेके आ रहे हैं, जहाँ पे लगभग ये स्थान लगभग 500-550 साल पुराना है, जहाँ उन्होंने पूरा जीवन अपना व्यतीत किया और यहीं पे रामचरितमानस जी की रचना की उन्होंने। पहले हम एकदम घाट तक थे और अब हाइट से देख रहे हैं ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ, देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक खड़ाऊ है जो कि आज भी रखा हुआ है और पूजनीय है। और ये एक जो नाव वो इस्तेमाल करते थे, उसी नाव का एक लकड़ी का हिस्सा है जो कि पूजा जाता है और मंदिर के अंदर रखा हुआ है। ये देखिए एक चीज़ और है, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग नहीं जानते हो कि हनुमान चालीसा किसने लिखी। आपकी जानकारी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी। सामने आप हनुमान चालीसा पढ़ भी सकते हैं। जितनी जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक वाल्मीकि जी ने जो रामचरितमानस लिखी वो संस्कृत में थी और भाषा काफ़ी कठिन थी। बिल्कुल। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको थोड़ा सरल कर दिया ताकि सारी जनता पढ़ सके, सबके लिए सुविधा हो और आसान हो पढ़ना। सौभाग्य आज हमारा कि उनके खड़ाओं के और उस नाव के एक टुकड़े के हम यहाँ आकर दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा पंडित जी आप लोगों को। धन्यवाद पंडित जी। यहाँ से चलने से पहले मैं आपको तुलसी घाट के ना एरियल व्यू साइड एंगल से दिखा देता हूँ। यहाँ पर खड़े होकर ना एक ठहराव सा महसूस हो रहा है, एक शांति है। वैसे भी मेरे को
ऐसा लास्ट टाइम भी महसूस हो रहा था कि आप किसी भी घाट किनारे आके बैठ जाओ ना तो अच्छा तो लगता ही लगता है ना। बिल्कुल। एक चीज़ बताइए कि वाराणसी टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे आने के लिए सबसे बेहतरीन महीने कौन से हैं? देखिए, टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेहतरीन महीने आने के लिए मिड अक्टूबर से लेके मार्च तक है, ये सबसे अच्छा है। और उस समय गर्मी भी एकदम नहीं होती है, गंगा जी का पानी भी कम होता है और बोट राइड भी होती है, प्लस दर्शन भी बहुत आसानी से होते हैं और खाने पीने के बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी मिलती हैं जो कि बाकी महीनों में नहीं मिलती हैं गर्मी के कारण। ग्रेट। सिर्फ एक चीज़ मेरे को खुद को महसूस होती है कि आप सैटरडे संडे अवॉइड करिए, सैटरडे संडे मंडे अवॉइड करिए। अगर आपको चाहिए कि ज़्यादा क्राउड ना हो तो ट्यूसडे से लेके आप फ्राइडे के बीच में आएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। बिल्कुल, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलेंगे? हाँ बिल्कुल, तो अब चलिए। हम जा रहे हैं गोपाल मंदिर चलेंगे। गोपाल मंदिर और पहुंचने में लगभग कितना, आधा घंटा? आधा घंटा का समय लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, प्रणाम। अब हम आगे जैसे कि बढ़ते हुए गोपाल मंदिर की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं भरतेंदु हरिश्चंद्र जी का घर है ये, जिनको हम फादर ऑफ हिंदी लिटरेचर बोलते हैं। और आज भी वो घर वैसे ही है, परिवार के लोग रहते हैं उसमें। ये चौखंबा बोलते हैं इस एरिया को। अब हम काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं गोपाल मंदिर के। तो ये चौखंबा जो है ये ठटेरी बाजार का ही पार्ट है? देखिए, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे नाम बदलते रहते हैं। कुछ मंदिरों पे नाम है, कुछ जो वहाँ पे सम्मानित लोग थे उनके ऊपर नाम है, कुछ वहाँ पे मठ और आश्रमों पे भी नाम है। तो ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे नाम बदलता जाएगा। तो गोपाल मंदिर आना है तो उनका लैंडमार्क है चौखंबा। वैसे तो गोपाल मंदिर ही अपने आप में सब जानते हैं। गोपाल मंदिर अपने आप में सब जानते हैं। उसका लैंडमार्क है ठटेरी बाज़ार। जब आप चौक से, मेन चौक वाली रोड से आप चलते हैं, आप किसी से पूछिए ठटेरी बाज़ार जाना है, ठटेरी बाज़ार एंटर करते ही सीधे वो लीड करेगा आपको गोपाल मंदिर को। वैसे देखो ये नैरो गलियों में चल कर ना मज़ा तो बड़ा सही है। बिल्कुल, यही असली बनारस है, जो बनारसीपन है, जो हम कहते हैं कि जो हिस्टोरियन बोलते हैं कि 2000 से 2500 साल पुराना शहर है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिसर्च बोलता है कि लगभग 6000 साल का इतिहास है, कंटिन्यूस लिविंग सिटी है, वो यही जगह है, यही वो पुराना बनारस है। पहुंचिए। हाँ, अब हम पहुंच चुके हैं काशी के जगतगुरु श्री वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग के षष्ठ पीठ में, जो कि गोपाल मंदिर है, जो काशी का एक बहुत बड़ा केंद्र है वैष्णव संप्रदाय का। सुबह जब हम गोपाल मंदिर आए थे तो हमारी मुलाकात मनोज मुनीम बालाजी से हुई थी, हमारे साथ ही खड़े हैं। तो आप गोपाल मंदिर की जो समिति है उसके मंत्री हैं। हाँ। तो अभी हम एक काम कर सकते हैं, सुबह आपने जिक्र किया था कि बगीचा भी है, तो पहले बगीचा देखते हैं। हाँ। और वो जो गुफा है थोड़ा वो देखते हैं। हाँ, नंददास जी की और तुलसीदास जी की गुफा है, तो वहाँ आइए, हम आपको दिखा दें। ठीक है, रास्ता कहाँ से? आइए इधर ही से। तो बागीचे में जितने लोग आते हैं, आप देख सकते हैं कि जितने लोग हमारे यहाँ पीछे भी खड़े हैं, पहले ध्वजा जी के दर्शन करते हैं, षष्ठी पीठ षष्ठनिधि मुकुंद राय जी, और वहाँ पे एक दूसरी ध्वजा आप देख सकते हैं गोपाल लाल जी। ये ध्वजा जी के दर्शन करके फिर हम आगे गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। गिरिराज जी के दर्शन कर लीजिए, जो कि प्रतीकात्मक स्वरूप में हैं। ये तो मूल स्वरूप मथुरा के पास में है, और यहाँ पे सारे जो भी दर्शनार्थी आते हैं वो पूछते हैं गिरिराज जी को। आइए परिक्रमा कराते हैं हम आपको। ये वही गुफा है जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका की रचना की। इस बगीचे में ये भगवान विष्णु जी की एक बहुत ही प्राचीन मूर्ति है। किसी को नहीं पता ये कितनी प्राचीन है। ऐसी मूर्तियाँ हर जगह देखने को नहीं मिलती। सही कह रहे हो आप। मतलब ये रूप में भगवान विष्णु के दर्शन
अभी मंदिर के अंदर जाके हमने हिंडोला के दर्शन करे। इतना अद्भुत एहसास था अंदर जाके दर्शन करना कि मैं शब्दों में आपको बता नहीं सकूँगा। मेरा मन हो रहा था जब अंदर गए ना कि मैं आधे घंटे के लिए वहाँ बैठ जाऊँ, लेकिन इंस्ट्रक्शंस ये रहती हैं कि आओ दर्शन करो और बाहर जाओ, नहीं तो सारी भीड़ अंदर इकट्ठी हो जाएगी। इतना मधुर आनंद आ रहा था। ब्रज भाषा में वो कुछ कीर्तन कर रहे थे, हमें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत मधुर लग रहा था और बहुत वाइब्रेशंस मेरे को यहाँ पर आके महसूस हुई। आपने हमें जैसे अंदर बताया कि 3 विग्रह थे जिनके हमने हिंडोला में दर्शन करे। एक तो थे द्रौपदी के ठाकुर जी। तो ऐसा मुझे समझ में आया कि जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अगर हमें आपको याद करना है तो हम कैसे याद करें। तो भगवान कृष्ण ने अपने हाथ से द्रौपदी को अपना स्वरूप दिया। उसी स्वरूप के आज हम यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। छोटा स्वरूप है और किसी को नहीं पता ये किस धातु से बना हुआ है, ये कितना प्राचीन है। ये जनरेशन बाय जनरेशन आगे पास होता गया और महाप्रभु वल्लभाचार्य जी जो इस संप्रदाय के हैं उन्होंने फिर आगे जनरेशन को चलाया और आज उनकी यहाँ पे सेवा होती है। एक तो हमने हिंडोला पे देखा द्रौपदी के ठाकुर जी, और बाकी जो तो हिंडोला में विग्रह थे वो मैं नहीं समझ पाया किनके थे। हाँ देखिए, आपने बहुत सही कहा। एक तो आपने जो बताई दिया, और जो हमारे जो मुख्य स्वरूप है मुकुंद राय जी जिसको महाराज श्री झुला रहे थे, वो हमारे वल्लभी सृष्टि के षष्ठ निधि श्री मुकुंद राय जी यहाँ पे विराज हैं। उन्हीं का आपने दर्शन किया और वो हिंडोले में थे। और साथ ही और एक और जो स्वरूप थे वो गोपीनाथ जी थे, यहाँ के प्राचीन स्वरूप। जो जिस तरह से ये हमारे गोपाल लाल जी का स्वरूप है, उसी तरह ये गोपीनाथ जी का स्वरूप है। और ये आपने कीर्तन वगैरह जो देखा, जिस तरह से ब्रज में हमारे गोपी वगैरह सब ठाकुर जी को हिंडोला में झुला रहे थे, उसी क्रम में आज यहाँ झुलाते हैं। और आप देख रहे हैं कि सब आज ठाकुर जी अगर श्वेत श्याम मतलब जो वस्त्र धारण किए हुए हैं, तो सब गोपी भी आज हम लोग उसी कलर में आए हुए हैं ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने के लिए। डेली बेसिस पे जो ठाकुर जी पहनाए जाते हैं वही कलर सब लेडीज पहनेंगी। और हम लोग भी कोशिश करते हैं, अगर कोई कलर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं हुआ तो ठीक है। नहीं तो हम लोग तो कोशिश करते ही हैं कि ठाकुर जी के लाड़ लड़ाया जाए, अधिक से अधिक लाड़ लड़ा के हम लोग लाभ प्राप्त करते हैं। सीरियसली एक चीज़ और है, यहाँ पर ठाकुर जी के जो दर्शन का टाइम टेबल है वो दिन में 4 बार है। समय बता दीजिए। सवेरे 9 बजे मंगला के दर्शन होते हैं, 12:30 बजे राजभोग के दर्शन होते हैं, 5:30 बजे उत्थापन और 5:45 बजे संध्या आरती के दर्शन होते हैं। तो हर बार जो दर्शन होते हैं 15 मिनट से लेकर आधे घंटे के? हाँ, आधे घंटे तक के लिए होते हैं। ठीक। तो आप टाइम को ध्यान में रखते हुए जब यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। मैं तो फर्स्ट टाइम आया और मेरे को बहुत अच्छा लगा। और आप सबका धन्यवाद, आपने समय दिया, हमें जानकारी भी दी और यहाँ आकर हमें वाकई बड़ी खुशी है। जरूर जरूर जरूर। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। देखो, अभी ना हम मंदिर के बगल में ही श्रीजी स्वीट एंड मिल्क पे आए हैं और कुणाल भाई का कहना ये है कि एक मलाई पूड़ी खाने के बाद आप दूसरी पक्का लोगे ना। अलग ही चीज़ है ये तो ब्रदर, बहुत गदर चीज़ है ना। उफ, मैं एक बात बता दूं, ये चीज़ आज की डेट में तो मुझे लगता नहीं हिंदुस्तान में कहीं भी मिलेगी। रबड़ी दुनिया बनाती है, मलाई से बड़े सारे एक्सपेरिमेंट लोग करते हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत अलग है। मीठा भी है इसमें हल्का सा, केसर भी है और गुलाब जल भी है। वाह, पकी हुई मलाई है। एक बात है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर कोई बनारस आए मलाई पूड़ी आपने नहीं खाई तो आप समझ लेना आपने बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी है। ये देखने में साइज़ बड़ा भले छोटा है, लेकिन ये स्वाद ऐसा है जो आपको आसानी से भूलेगा नहीं एक बार खा लिया तो, है ना। बिल्कुल। अब मेरे को कम से कम एक तो और लेनी पड़ेगी। अगर मैं वेट पे कंट्रोल नहीं कर रहा होता मैं 4-5 ले लेता। भैया, हमारे को 2 मलाई पूड़ी और देंगे। तो ये कितने साल से मलाई पूड़ी चल रही है? ये हमने पहली बार खाई है। अच्छा जी, खाने वाला हो वो तो चीज़ ही अलग है। बनारस में क्या, इंडिया में नहीं है। आपने जो बात बोली है ना, मैं तो 2 मिनट पहले बोला कि हिंदुस्तान में कहीं ये टेस्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, लो कुणाल भाई, मैं एक बात बताऊँ, लास्ट टाइम ना मैं टमाटर चाट खा के जितना खुश हो गया था ना, इस बार मैंने खाई नहीं है अभी तक, लेकिन वो खुशी मेरे को ये है, ये चीज़ खा के मलाई पूड़ी। आई कांट बिलीव दिस, मैं कैसे महसूस कर रहा हूँ मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा।
बड़ा ज़बरदस्त स्वाद। इसके सामने तो मलाई के सारे कॉम्बिनेशन फेल हो जाएंगे इस स्वाद, है ना। लो जी, अब हम ये क्या खा रहे हैं? ये छेना पायस है, जो कि बहुत ही पॉपुलर मिठाई है बनारस की। इसमें आप जो छोटे बॉल्स देख रहे हैं वो छेना या पनीर का बना हुआ है, और जो दूध देख रहे हैं वो रबड़ी के दूध का बना हुआ है, वो रबड़ी का दूध है। अच्छा जी, छेना पायस बोलते हैं इसको? जी, इसको छेना पायस बोलते हैं। बोलने को एक बार के लिए क्लोज मैच ऑफ रसमलाई, लेकिन मैच ही है, टेस्ट अलग है। बिल्कुल टेस्ट अलग है, बहुत सॉफ्ट है। और जो दूध है ना वो जैसे बता रहे रबड़ी का दूध से बना हुआ है, मतलब गाढ़ा है। गाढ़ा है। और रसमलाई में दूध में केसरिया दूध होता है। हाँ। दूध है, ये रबड़ी वाला दूध है। हाँ। ओए होए, आनंद आ गया। अब देखिए, दो चीज़ मीठा खा लेने के बाद हमें मालूम चला यहाँ पर और भी बहुत कुछ है जो फेमस है, लेकिन अभी इतना कुछ तो नहीं खा सकते, तो हमने चूज़ करके अपने लिए कुल्फ़ी ले ली है। कुल्फ़ी कैसे इन्होंने सर्व करी है कुल्हड़ में, ये तो दिख ही रहा है। अभी ना बेंचमार्क इतना हाई हो गया है कि मेरे को लगने लगा मैं जो खा रहा हूँ ये अपने आप में अजूबा टेस्ट है। नेक्स्ट लेवल है। गुलाब जल का भी स्वाद है, और कुल्फ़ी तो इतनी मस्त जमी है कि दिल खुश हो गया मेरा। बताओ, टेम्पल से निकले, मेरा मन था लस्सी पीने का। अब ना लस्सी नहीं पी सकता मैं, ये जरूर कर सकता हूँ, एक कुल्फ़ी और खा लूँ। लस्सी कल के लिए रखते हैं। सोचो एक कुल्फ़ी और खा ले। लेकिन अभी मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि ऐसा तो कोई लिमिट ही नहीं है, खाते रहो खाते रहो। कहीं तो रोकना पड़ेगा ना अपने आप को, कंट्रोल योरसेल्फ। आज मेरा दिल खुश हो गया। सुबह से एक से बढ़कर एक एक्सपीरियंस हमारा हो रहा है। हर चीज़ मैं खा के बोलता हूँ, मज़ा आ गया कि अलग चीज़ है ये, और डी एंड भी एक अलग चीज़ से आज हमारा हुआ है। चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं, और रास्ते में कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा तो आपको दिखाएंगे, नहीं तो रास्ते में कहीं पे रोशनी देखकर आपको बाय बाय कर देंगे। राइट है, चलो। इस समय 8:30 बजे का टाइम है। सुबह 6 बजे हमने दिन की शुरुआत करी थी। अभी हम खड़े गोदोलिया चौराहे पर। कुछ देर पहले मेरा मन था कि वहाँ पर खड़े होकर हम लोग एक वीडियो बनाएं, लेकिन इतनी साउंड थी कि मुझे लगा कुछ नहीं समझ में आएगा। एनीवेज, देखिए, अगर आप यहाँ से पैदल चले जाते हैं तो आप दशाश्वमेध घाट पहुँच जाएंगे। इस डायरेक्शन को सीधे हम काशी विश्वनाथ मंदिर से आए हैं, राइट है। और ये गोदोलिया चौराहे तो आप वाराणसी आएंगे तो ये तो बहुत फैमिलियर है। अब चहल पहल देख लो वीक डे में कैसी है। अगर यही सैटरडे संडे होगा और इस समय का टाइम होगा तो इसका ज़्यादा बड़ी बात नहीं, मैं बोल रहा डबल आपको देखने को मिलेगा, एकदम भीड़। तो सैटरडे संडे मैंने पहले ही बताया अवॉइड करिए अगर आप कर सकते हैं तो। हम इस जगह खड़े हुए हैं, आपने जैसा मुझे बताया, ये मल्टी लेवल पार्किंग बनी है 2 व्हीलर्स के लिए। 500 के करीब गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हो सकती हैं। और ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है ना, ये मेटल पे तैयार किया गया है। बिल्कुल, है ना, इसमें कोई कंक्रीट यूज़ नहीं है। सही है, गुड है, इंटरेस्टिंग है। ये पार्किंग यहाँ पर एक मेजर प्रॉब्लम थी, तो ये काफ़ी हद तक एक जगह यहाँ एड्रेस हुई है और एक जगह और भी गाड़ियों के लिए बनाई है ना। गाड़ियों के लिए कई जगह बेसमेंट पार्किंग बनी है। सही है। चलो आज हम आपको यहीं पे बाय बाय कर रहे हैं, राइट है। अब कल हमारा प्रोग्राम है, कल हम BHU भी जाएंगे, सारनाथ भी जाएंगे, और सुबह हम कचौड़ी का नाश्ता भी करेंगे दोबारा। कहाँ करेंगे वो थोड़ा सस्पेंस है, मतलब बाद में बताएंगे। चलो अभी आपको मैं बाय बाय कर रहा हूँ, और थैंक्स कुणाल भाई, कल मॉर्निंग में आपको दोबारा मिलते हैं, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर योर टाइम।